Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider Baltistani and welcome to campus.pk. Last time हमने वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड को हमने डिस्कस किया था। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड को हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ इसके अंदर मज़ीद ऐड भी करेंगे, ठीक है बच्चे। और इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है। जी जी बेटा, केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट हो गया बेटा हुज़ैफ़ा। जी जी, तो ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बाद फिर हम सॉलिड्स का पोर्शन शुरू करेंगे। इससे पहले लिक्विड क्रिस्टल को ज़रा हम देखेंगे बच्चे, ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तक हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे, ठीक है बेटा। आपका लेक्चर तकरीबन 45 मिनट्स का होगा आज, ठीक है। सिर्फ आज के लिए कुछ प्रॉब्लम थे, मैंने आपको कल बता दिया था कि मैं आज लेक्चर जल्दी लूँगा, लेकिन वो मैथ्स का लेक्चर एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर हमने इस तरह किया कि हमाद साहब 10:15 पे अपना लेक्चर स्टार्ट किया और 11 तक उन्होंने अपना लेक्चर कंटिन्यू किया। इसके बाद मैंने अभी 11 से ऑनवर्ड 11:30 तक 11:45 तक मैं अपना लेक्चर दूँगा। अच्छा बेटा, अब हम ज़रा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया था और कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ क्या था बेटा, वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम हो, रेट कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन, अगर इक्विलिब्रियम पे हो और उस वेपर का प्रेशर हो किसके ऊपर बेटा, सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर, तो दैट प्रेशर इज टू बी नोन एज वेपर प्रेशर। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब इसी को हम मजीद आगे फर्दर एलोबरेट करते हैं बेटा कि वेपर प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली हमारा आज का टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छी तरह याद रखनी है बेटा। इसको ये एमसीक्यूज के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से और थ्योरी टाइप भी आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, मैनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर इज नोन एज मैनोमीटर। मैनोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा टू मेजर द वेपर प्रेशर। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा वो पॉसिबल नहीं है ना, रोज क्लास की टाइमिंग पॉसिबल नहीं होती बेटा, क्योंकि आप सिर्फ आपका लेक्चर नहीं हो रहा होता, इसके साथ साथ एमकेट का लेक्चर भी हो रहा होता है, एमडीकेट नम्स का भी लेक्चर हो रहा होता है। तो ये सबको साथ लेके जाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक मेथड हमने कहा अभी बेटा, अभी इट इज यूज टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब जरा हम स्लाइड इसके डायग्राम को जरा डिस्कस करेंगे बच्चे। जरा बोर्ड पे देखें, सारे बच्चे बोर्ड पे जरा देखें बेटा। लेट सपोज ये मेरे पास एक थर्मोस्टेट है। लेट अज्यूम ये मेरे पास एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्या चीज है बेटा, वो इंस्ट्रूमेंट है या वो आला है या वो पार्ट ऑफ द मैनोमीटर है विच कंट्रोल द टेम्परेचर। ये क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक, मैंने सपोज कर दिया यहां पे मेरे पास एक थर्मोस्टेट है और इस थर्मोस्टेट के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगा दिया है। ये मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है बेटा, ठीक है बच्चे। लेट अज्यूम ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को मैंने आगे से दो चीजों के साथ कनेक्ट करना है। एक मेरे पास होगा बेटा वैक्यूम पंप और एक मेरे पास होगा बेटा यहां पे मैनोमीटर। दिस इज टुवर्ड द वैक्यूम पंप, ठीक है बच्चे। ये आपके पास, और याद रखिएगा यहां पे दोनों साइड पे टेपर्स लगा होता है। टेपर कहते हैं जो आप क्या करते हैं बेटे, इसको रोटेट करके आप इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेपर यू कैन ज्वाइन दीज टू सिस्टम्स। इन दोनों सिस्टम को आपस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे दिस इज द पाथ थ्रू विच, यहां से कहां जाना है बेटा, वैक्यूम पंप की तरफ जाना है, वैक्यूम पंप। और ये क्या चीज है बेटा, दिस इज द थर्मोस्टेट।
और याद रखिएगा इसके अंदर जो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया हुआ है इसको हम सिंपली फ्लास्क कहेंगे, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं या सिंपल फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है बेटा, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन से शो करूंगा, इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड इसके अंदर मौजूद है। और याद रखिएगा थर्मोस्टेट के अंदर हमने बेटा आपस में बातें ना करें, थर्मोस्टेट के अंदर जी बेटा आप रेट ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं बाय थ्योरेटिकल भी बेटा। इसके अलावा भी आप मैनोमीटर के अलावा भी आप एक, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर को भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक थ्योरेटिकल इक्वेशन होगी जिसका नाम है क्लासियस-क्लैपेरॉन, उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपके पास क्या है बेटा, मैनोमेट्रिक मेथड है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मैनोमेट्रिक मेथड है। इसके अलावा भी आपके पास मेथड है, लाइक कल मैंने आपको बता दिया था क्लासियस-क्लैपेरॉन। खास तौर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। हाँ जी, इसके अंदर याद रखिएगा बेटा ये जो थर्मोस्टेट है इसके अंदर एक मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर का नाम है फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या है बेटा, इस मिक्सचर का क्या नाम है बेटा, मिक्सचर का नाम है फ्रीजिंग मिक्सचर। इसका काम क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा बेटा। अब यहां पे इसको आपने ज्वाइन करना है विथ किसके साथ बेटा, ज्वाइन विथ मैनोमीटर। दिस इज द पार्ट ऑफ मैनोमीटर। याद रखिएगा बच्चे जो यहां से लेकर ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बेसिकली हम मैनोमीटर कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड मरकरी को हम क्या करते हैं, फिल करते हैं। लिक्विड मरकरी को हम क्या करते हैं बेटा इसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहां तक मैं हाइट ले रहा हूं, यहां तक आपने फिल करना होता है, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैनोमीटर आ गया, इसको मैं सिंपल यहां पे कहूंगा दिस इज अ मैनोमीटर, ठीक है बच्चे। और इसके अंदर जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है दिस इज मरकरी, सिंपल आप इसको कह सकते हैं लिक्विड मरकरी, Hg। और यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। बेटा ये आपका सिलेबस में है, क्यों नहीं है सईद बेटा, ये आपके सिलेबस में है, मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपके ई-कैट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, आपने कंप्लीट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट पढ़ना होता है, ठीक है। ये इसमें आपके जो है उसमें नहीं है, क्या कह रहे हैं आप, ये इस तरह ना सोचे कि ये सिलेबस में नहीं है। आपका सिलेबस कोई भी स्पेसिफिक कोई भी सिलेक्टिव टॉपिक नहीं है। ई-कैट के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री शामिल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों कंप्लीट शामिल है। सिर्फ एमडी-कैट के अंदर केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने तमाम टॉपिक्स को देखना है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हमने जरा मोर कॉन्सेप्चुअली और मोर एलोबरेटेड फॉर्म में हमने एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है बच्चे। बैटरी लो है, मैं जरा देखता हूँ एक मिनट, क्या बैटरी लो। अच्छा बच्चे, तो यहां पे आपके पास दो चीजें आ गई बेटा, एक तो थर्मोस्टेट पोर्शन आ गया, वैक्यूम पंप आ गया बेटा, साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमने क्या लगा दिया बेटा, इसमें एक मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है बच्चे। अब आपने जरा गौर से देखना है कि आपने क्या करना है। अभी हमने बात की बेटा कि अच्छा जी ठीक है बेटा, अब रिजोल्व हो गया, ठीक है। अब जरा यहां बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे, बोर्ड पे देखिए बेटा जरा, ठीक हो गया बेटा। अब आप जरा यहां पे देखें, ये जो थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट का काम क्या था बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, इट कंट्रोल टेम्परेचर। इसने क्या करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ठीक है बच्चे। अब आपने इस प्रोसेस को कैसे, हाउ यू कैन मेजर द वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस होल सिस्टम, इस होल सिस्टम से आप कैसे मेजर करेंगे बेटा, यहां बोर्ड पे जरा गौर से देखना है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ये दोनों टेपर को ऑफ कर देना है, बंद कर देना है, इस तरफ को भी ना जाए इस तरफ को भी ना जाए, ये दोनों को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑफ करने के बाद आप इस फ्रीजिंग मिक्सचर से, ये जो आपको रेड बॉल नजर आ रहा है, दीज आर फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है बेटा। इस फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से आप क्या करेंगे, जो अंदर लिक्विड मौजूद है, जिस लिक्विड का आपने वेपर प्रेशर फाइंड करना है, इस लिक्विड को आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको फ्रीज करना है, ठीक है बेटा। आपने फर्स्ट क्या करना है बेटा, फ्रीज करना है, फ्रीज द
लिक्विड जिसका हमने वेपर प्रेशर फाइंड करना है, सबसे पहले बेटा मेरी बात जरा सुनो। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, फ्रीज करना है द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट हम उस लिक्विड को फ्रीज करेंगे जिसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है, जिसका वेपर प्रेशर फाइंड करना है उसी को हमने फ्रीज करना है। अब यहां पे मैंने इस लिक्विड को फ्रीज किया, इसका फायदा क्या है जरा यहां पे देखिए बेटा, याद रखिएगा कि इसके अंदर यहां पे एम्प्टी स्पेसिंग है। जब एम्प्टी स्पेसिस है तो यहां पे एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स तो मौजूद होंगे ना बेटा। ये जो एयर पार्टिकल्स है, इन एयर पार्टिकल्स की मौजूदगी में अगर हम वेपर प्रेशर फाइंड करें तो हम कभी भी एग्जैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव द एयर प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेसिस, हम क्या करेंगे बच्चे, पहले फ्रीजिंग मिक्सचर, बेटा आप कुछ भी ले सकते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर में, कोई भी आप जो फ्रीज कर सकते हैं, जिस तरह अगर आप वाटर भी ले लें, वाटर को भी आप फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पे ले सकते हैं, इट डजंट मैटर। आप वाटर भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर ग्लिसरॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर ग्लाइकोल भी ले सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे, इसलिए हमने जनरल नाम फ्रीजिंग मिक्सचर का, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल भी आपके पास एक अच्छा मिक्सचर है, फ्रीजिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम गाड़ियों के रेडिएटर में अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर देते हैं। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। वाटर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इट डजंट मैटर। अब आपने क्या किया, इस फ्रीजिंग मिक्सचर से, या आप यहाँ पे सपोज वाटर ले ले, यहाँ पे जो लिक्विड लिया वो कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या किया, फ्रीज किया द लिक्विड, ठीक है बच्चे, आपने फ्रीज किया पहले लिक्विड को, तो सारे के सारे लिक्विड फ्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाटर है तो वाटर आइस बन गई बेटा, आइस में कन्वर्ट हो गई। तो ये यहां पे जो एयर मौजूद है, इस एयर को हम क्या करेंगे, यहां से विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप इस एयर को यहां से रिमूव करेंगे। इस एयर को हम क्या करेंगे बेटा, वैक्यूम पंप के जरिए हम क्या करेंगे, इस एयर को यहां से रिमूव करेंगे। अब आपने एयर को रिमूव कर दिया, इसके बाद दोबारा आप इस मिक्सचर को क्या करेंगे बेटा, दोबारा आप इस मिक्सचर को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद होगा क्या, वो तमाम एयर पार्टिकल्स जो इंट्रैप हुआ था आइस के दरमियान, आइस के एम्प्टी स्पेसिस के दरमियान, वो बाहर निकल आएगा। जब बाहर निकल आएगा तो यहां पे क्या होगा बेटा, जो एयर इंट्रैप था वो बाहर आने के बाद उसको भी हम वैक्यूम पंप के जरिए क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। वैक्यूम पंप के जरिए क्या करेंगे बच्चे, रिमूव करेंगे। अब आप इस प्रोसेस को 4 से 5 दफा आप रिपीट करेंगे, बार बार आप क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को। आप क्या करेंगे बेटा, मेल्टिंग और फ्रीजिंग को आप बार बार रिपीट करेंगे अनटिल अनलेस तमाम के तमाम एयर जो मौजूद है इस एम्प्टी स्पेसिंग के अंदर, वो सारे के सारे यहां से रिमूव हो जाए, ठीक है बेटा। जब हमें पता चल गया बेटा कि तमाम के तमाम एयर यहां से बाहर निकल गया है, तमाम के तमाम एयर, इसके अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं है, तब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने टेम्परेचर को आपने करना है मेंटेन। टेम्परेचर आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, और कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है बेटा, वो टेम्परेचर जिस पे आपने वेपर प्रेशर फाइंड करना है, जिस पे आपने क्या करना है, वेपर प्रेशर को फाइंड करना है, उस टेम्परेचर को आपने क्या करना है बेटा, मेंटेन करना है। इसको मैं जरा आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको यहां पे एक हीटिंग प्रोसेस शो करना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने यहां पे एक फॉर एग्जाम्पल हीटिंग प्रोसेस शो कर दिया बेटा, ठीक है बच्चे। यहां पे एक हीटिंग प्रोसेस में शो करना चाह रहा हूं आपको, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है बच्चे। लेट एज्यूम ये बेटा इसको आप मोमबत्ती ना समझे, ये आपके पास एक तरह से जिस तरह लेबोरेटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं बेंसन बर्नर, जिसके जरिए हम हीट करते हैं। यहां पे मैं आपको समझाने के लिए जैसे इसको हीट करने के लिए शो किया है। अब आपने हीट करना है बेटा, और हीट करके आपने टेम्परेचर को थर्मोस्टेट के थ्रू उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखना है जिस पे आपने क्या करना हो, वेपर प्रेशर फाइंड करना हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर देखना चाहता हूं,
तो आप जो ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचेगा, थर्मोस्टेट खुद ब खुद उस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, उसको मजीद चेंज। जी बेटा, सर हमें कैसे पता चलेगा एयर? जी बेटा, आपको बेटा हिजबुल्ला मेरी बात सुनो जरा, आपको यहां से पता चलेगा, ये वैक्यूम पंप आपको बताएगी कि भाई एयर इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर एयर है तो जाहिर बात इसकी अपनी एक रीडिंग आएगी, अपनी एक कैलकुलेशन होगी। जितने भी एयर यहां से रिमूव हो जाएंगे, तो जो शुरू में एयर रिमूव हुआ था वो बाद में तो नहीं रहेंगे ना बेटा, तमाम के तमाम एयर निकलने के बाद वैक्यूम पंप भी अपने फंक्शन उसी हिसाब से शो करेंगे। तो आपको वैक्यूम पंप से पता चलेगा कि भाई कितना इसके अंदर एयर मौजूद है या नहीं है, या एयर रिमूव हो गए कंप्लीटली या नहीं हो गए। ठीक है बच्चे, तो वहां से आपको पता चलेगा वैक्यूम पंप से। अब आपने इसको क्या किया बेटा, हीट किया। हीट करने के बाद जो ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा, आपका थर्मोस्टेट ने क्या कर दिया बेटा, टेम्परेचर को मेंटेन कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, एक तरह से टेम्परेचर को वहां पे फिक्स कर दिया। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या बेटा, यहां से वाटर ड्रॉपलेट्स, यहां से क्या होंगे बेटा, सॉरी, लिक्विड के वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेपर्स के जो है रेड कलर में शो कर रहा हूं, यहां से वेपर्स निकलेंगे। ये वेपर्स यहां से होते हुए बेटा यहाँ पे आएंगे, इधर से होते हुए, यहां से होते हुए बेटा, यहां से होते हुए कहां पे आएगा बेटा, ये आके इस मरकरी कॉलम, जो मरकरी कॉलम है, ये जो टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर है, इन दोनों मैनोमीटर के दरमियान यहां पे जो आपके पास मरकरी है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या बेटा, यहां जरा बोर्ड पर जरा गौर से देखें, ये जो वेपर्स है, ये सारे के सारे इस मरकरी के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एज ए रिजल्ट ये मरकरी कॉलम आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा बेटा, यहां पे 1 atm, याद रखिएगा, यहां पे 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है, और यहां से वेपर का भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। एज ए रिजल्ट यहां पे होगा क्या बेटा, इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस, एक हाइट में डिफरेंस आएगी। उस हाइट को फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे सपोज करते हैं कि एक हमारे पास हाइट ये है, शुरू में इनिशियल हाइट ये था, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइट हो गई बेटा ये। अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाले, यहां से लेकर यहां तक अगर आप डिफरेंस निकाले, तो उस डिफरेंस को आप कहेंगे डेल्टा एच, चेंज इन हाइट, डेल्टा एच। यहां से आप मेजर करेंगे, डेल्टा एच को मेजर करेंगे, और आपके पास एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला है बेटा P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा एच। P इज इक्वल टू PA डेल्टा प्लस डेल्टा एच। यहां पे P क्या चीज है बेटा, P आपके पास वेपर प्रेशर है, किसका बेटा, लिक्विड का, और PA क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेल्टा एच क्या है बेटा, चेंज इन हाइट या डिफरेंस इन हाइट, ठीक है बेटा। आपके पास जो मरकरी कॉलम के दरमियान जो डिफरेंस है, यहां से आपको इनकी वैल्यू मिलेंगे बेटा। इन वैल्यूज को और इन वैल्यूज को आपस में जब प्लस करेंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड निकल आएगा। सर द थर्मोस्टेट की वजह से टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं बच्चे, देखिए ऐसी बात नहीं है। जो थर्मोस्टेट है वो है ही, आपने इसको इस्तेमाल ही टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। मैं यहां पे इस बर्नर को या इस फ्लेम को जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे बना दिया है। आप यहां पे फ्लेम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फ्लेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने उस सिस्टम को हीट करना है, आपने उसको हीट देनी है, एनर्जी देनी है आपने। बेसिकली किसके लिए एनर्जी देनी है बेटा, ताकि ये लिक्विड यहां से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मसलन देखें ना बेटा, अगर आपके पास वाटर है, अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर 0 डिग्री सी पे कुछ और वेपर प्रेशर शो करेंगे। अगर आप वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और वेपर प्रेशर होगा। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे देखें तो वाटर का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर आपके पास टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मैंने आपको कल भी बता दिया था ये बात। ठीक है, तो थर्मोस्टेट की वजह से टेम्परेचर एक्यूरेट ही रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर थर्मोस्टेट खराब है, पाकिस्तान की तरह चीजें 2 नंबर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो चीजें कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देगी। अगर थर्मोस्टेट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज इसके अंदर नहीं है, तो फिर यहां पे होगा क्या बेटा, याद रखिएगा, हम यहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर दी एक्यूरेट मेजरमेंट्स। बेटा मरकरी को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मरकरी एक तो आपके पास वाहिद मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो
लिक्विड फेस में, मेटल लिक्विड फेस में आपके पास क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात यह है, मरकरी इस्तेमाल करने का फायदा यह है बेटा कि मरकरी चाहे जितना हाई टेम्परेचर पर चला जाए या जितना लो टेम्परेचर पर चला जाए, मतलब वो टेम्परेचर चेंज होने से उसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो सकती। लिक्विड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। ठीक है बच्चे, यहां पे एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर पड़ने से ये किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी है कि आप कह सकते हैं कि मरकरी जो है वो अपने लिक्विड रेंज को ज्यादा देर तक मेंटेन रख सकती है, इसलिए मरकरी हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं बेटा, मिक्सचर कम नहीं होगा बेटा। आपने मिक्सचर को देखिए, आपने मिक्सचर को इस तरह से लेना है कि भाई आपने जो सिस्टम लिया हुआ है ना वो कब बंद हो, यहां से ये सिस्टम को आप बंद भी करेंगे ना बेटा। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया था बेटा। आप लोग पता नहीं यार कैसे आप लोग इंटरनेट के स्टूडेंट्स यहाँ बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों को अभी रेगुलर क्लासेस में इस चीजों को आपने डिटेल नहीं पढ़े बेटा। आप अगर बार बार उसको मिक्सचर को अगर आप हीट करें तो कम कैसे होगा? जाहिर बात है यहाँ पे आपके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो आपके पास जितना इवापोरेशन होगी उतना आपके पास क्या होगा बेटा, कंडेंसेशन होगी। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? किसी को बेटा इसी के ऊपर हम जाएंगे कि आइसोपेंटेन 580 टॉर प्रेशर क्यों देता है, वेपर प्रेशर, सॉरी हाँ वेपर प्रेशर की बात हो रही है बेटा। मैंने आपको कल भी कहा था कि आइसोपेंटेन और ग्लाइसरॉल के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें तो आइसोपेंटेन के अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपर बनेंगे। जब आसानी से वेपर बनेंगे तो कंडेंसेशन भी जल्दी होगी, तो जितनी जल्दी कंडेंसेशन होगी उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है बच्चे, लेकिन ग्लाइसरॉल की बात करें तो ग्लाइसरॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। एज ए रिजल्ट उसकी इवापोरेशन कम होगी, जब इवापोरेशन कम होगी तो कंडेंसेशन कम होगी, जब कंडेंसेशन कम होगी तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी कम होगी। तो 580 टॉर ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से वो ज्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा होता है, दैट इज 580 टॉर। तो ये आपके पास था बेटा मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर। इसमें कोई किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप बता सकते हैं। अब इधर से अगर यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकोगे ना बेटा मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर से। नेक्स्ट आपके पास है बेटा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चे? हाँ जी बच्चे, क्लियर है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर इज टू बी नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन? इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है जी बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है बच्चे, जरा बताएं मुझे। हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? याद रखिएगा कि इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, इवापोरेशन तमाम टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चे, एक बात याद रख कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा बेटा, याद रखिएगा उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। इसमें एक पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करके जाना है आगे, वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन भी है बेटा, रीजनिंग क्वेश्चन के हवाले से है। लेट सपोज मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया हुआ है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर क्या है? फॉर एग्जांपल वाटर मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर हमने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने विद द हेल्प ऑफ सम फ्लेम मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब आप जरा मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा। अब मैंने इसको हीटिंग प्रोवाइड करना शुरू किया। शुरू में मैंने थर्मोमीटर से क्या किया बेटा, रीडिंग्स मैंने डिस्कस किया। तो रीडिंग को मैंने ऑब्जर्व की, तो शुरू में मेरे पास टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। जो मैंने टेम्परेचर यहां से इंक्रीज करता गया बेटा,
यहाँ पे इस लिक्विड का टेम्परेचर 25 से 50 हो गए, अब 50 से फिर ये 80 हो गए फॉर एग्जांपल, अब 80 से ये 100 हो गए फॉर एग्जांपल। प्योर वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप ये क्या करना शुरू करेंगे बेटा, बॉइलिंग करना शुरू करेंगे। अब मुझे मेरा सवाल ये है कि भाई मैंने तो अभी तक टेम्परेचर तो बंद नहीं किया, मैंने टेम्परेचर अभी कॉन्स्टेंटली दे रहा हूं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, यहां से हीटिंग प्रोवाइड, यहां पे हीटिंग, यहां पे हमने ब्लॉक नहीं किया, हीटिंग कंटिन्यूअसली जारी है, तो क्यों इस लिक्विड का टेम्परेचर 100 से इंक्रीज क्यों नहीं करता? वाई द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डू नॉट इंक्रीज फ्रॉम इट्स बॉइलिंग पॉइंट? मतलब वाटर है तो वाटर 100 से 120 पे क्यों नहीं जाएगा? हालांकि अगर आप देखें 120 पे क्यों नहीं जाएगा बच्चे, 25 से 100 तक तो जा सकता है, लेकिन अगर 100 से आगे 120 की बात करें तो क्यों नहीं जा सकते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि भाई अगर वाटर को अगर आप हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उसको 100 से 100 से 120 भी तो होना चाहिए था ना, लेकिन वो 120 पे क्यों नहीं जाते? जी बच्चे 120 पे क्यों नहीं जा रहा? टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा? वाई? कंटिन्यूअसली हीटिंग प्रोवाइड आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इस लिक्विड का 100 से 100 से अबव नहीं जा रहा, 120 पे नहीं जा रहा। वाई? जी बच्चे जरा बताएं मुझे। हाँ जी जल्दी से बताएं बेटा मुझे। हाँ जी, टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा बेटा? जी बच्चे नहीं, बच्चे ने एक्सटर्नल प्रेशर मेरे पास 1 atm है। चलो मैं आपको यहां पे ये भी बता देता हूं कि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 atm ही मेंटेन किया हुआ है। एक्सटर्नल प्रेशर मैंने चेंज नहीं किया। फोर्स बिटवीन एटम्स ब्रेक बॉन्ड, एक्सटर्नल प्रेशर नाउ नहीं बेटा। और बेटा मैंने आपको पहले वेरी गुड बेटा, मोमिन बेटा ठीक है बेटा, आपने सही आंसर किया है। बेटा बेसिकली यहां पे हो क्या रहा होता है बेटा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेंगे तो याद रखिएगा जो आपने मजीद हीटिंग प्रोवाइड किया है, अब वो हीट उस लिक्विड को बॉयल करने में इस्तेमाल नहीं होती बेटा। याद वो हीट कहां पे इस्तेमाल होती है? फॉर द फेस चेंज। किसके लिए बेटा? फॉर द फेस चेंज के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अब फेस चेंज से मुराद क्या है बेटा? लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वेपर्स में। तो आप जितने भी ज्यादा टेम्परेचर आप देते जाएंगे वो सारे के सारे टेम्परेचर किसको मिलेंगे बेटा? टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स। इसीलिए आपने देखा होगा बेटा जब बॉइलिंग वाटर हो तो अगर आप देखें तो उस लिक्विड के बॉटम से छोटे छोटे बबल्स निकल रहे होते हैं। बबल्स क्यों निकल रहे होते हैं बेटा? क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, और गैसियस आर लाइटर देन लिक्विड, तो वो बॉटम से उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो बॉटम से ऊपर लेयर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपने इस पॉइंट को भी आपने याद रखनी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं बेटा विद चेंज इन प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू या विद चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर की हम बात करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर दे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। एक बात याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर होगा बेटा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है बच्चे, इसके लिए एग्जांपल आपकी बुक वालों ने दिया हुआ है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर को हम एज अ रेफरेंस लेके बात करें तो वाटर के लिए अगर एक्सटर्नल प्रेशर फॉर एग्जांपल 1489 टॉर हो, 1489 टॉर हो, तो वाटर बॉयल करेगा बेटा 8, किस पे बॉयल करेगा? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को, बेटा एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 1489 टॉर रखें तो 120 पे बॉयल करेगा। अगर आप 700 टॉर पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन करें तो याद रखिएगा जो वाटर होगा बेटा वो बॉयल करेगा 898 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि कहां पे है बेटा? हमारे पाकिस्तान में। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है मरी हिल में, मरी हिल्स।
ठीक है, मरी हिल्स में इस, बेटा वॉइस तो आ रही है बेटा, क्लियर है, ठीक है जी बच्चे। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 700 टॉर तक लेके जाए, 700 टॉर रखे बेटा, तो याद रखिएगा 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। अगर आप बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अबाउट 323 टॉर तक, अगर आप 323 टॉर तक अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करें 323 तक, तो याद रखिएगा ये जो वाटर होगा वो बॉयल करेगा 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहां पे होगा बेटा, याद रखिएगा ये माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट पे वाटर बॉयल करेगा 8 क्या हो गया बेटा 69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 23.5 टॉर तक लेकर जाए, तो याद रखिएगा जो वाटर है वो बॉयल करेगा 825 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी आप वाटर को बॉयल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करते जाए तो ये भी साथ साथ क्या होते जाएंगे बेटा, चेंज होते जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास वो फैक्टर जिसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करती है। फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, फैक्टर्स हमारे पास है, नंबर 1 इज IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बताया जरा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास किसी भी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे बेटा, ज्यादा हो जाएंगे। अगर IMF कम हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो, जीरो पे बॉयल नहीं कर सकते बेटा, वो तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल खत्म हो जाएगी ना। नहीं, जीरो पे बॉयल नहीं कर सकते। इसलिए बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि 0 डिग्री सी पे ये वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका वाटर जो है वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में को एग्जिस्ट करती है, तो उस पर बॉयल नहीं हो सकती जी बच्चे, ठीक है। हाँ जी, अब आगे जरा देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा बेटा कि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज कर दे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल प्रेशर की हमने अभी बात की, एक्सटर्नल प्रेशर भी एक तरह से फैक्टर है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। आपकी बुक में उन्होंने कुछ टेबल्स भी दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में भी दिया हुआ है, एक ग्राफ भी दिया हुआ है जिसके अंदर एथेनॉल, ग्लाइसरीन वगैरह इन सब की बात किया हुआ है। तो आप जरा वहां पे भी देखें कि उनको भी हम डिफरेंट एक टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने एथेनॉल, वाटर और ग्लाइसरोल का भी दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ और लिक्विड्स का भी उन्होंने वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। इसके अलावा आपके पास टाइम अभी है 5-6 मिनट है। एक और हम इसमें एक और टॉपिक को भी हम इसमें कवर करेंगे बेटा, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा, एक और एमसीक्यूज के हवाले से बेटा पॉइंट याद रखिएगा। अभी एक बच्चे ने यहाँ पे बता दिया था कि 0 डिग्री सी पे क्या हम बॉयल कर सकते हैं, तो मैंने आपको कहा बॉयल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से जरा याद रखिएगा बेटा कि वाटर, याद रखिएगा वाटर, अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर लिक्विड फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान जो को एग्जिस्ट करती है उस टेम्परेचर को बेसिकली हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहेंगे, जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब इस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा, ठीक है बच्चे। लिक्विड फॉर्म में भी रहेगा और सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा। इस टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सी टेम्परेचर कहते हैं, जहां पे वाटर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। और याद रखिएगा बेटा, जो ही 0 से टेम्परेचर मजीद कम कर दे तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे, 0 से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर हम वाटर की ही बात करते हैं तो लिक्विड और वेपर्स में अगर हम देखें तो लिक्विड और वेपर्स में यह है कि आप याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जिस पे लिक्विड और वेपर्स दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। वाटर के लिक्विड और वेपर्स दोनों आपस में को एग्जिस्ट करता है किस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे। और ये भी किस पे होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे होगा। या भी आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बेटा कि
the liquid state and the vapor state of the water exist at 100 Celsius, while the solid and the liquid state of a water coexist at 0 degree Celsius temperature. ठीक है बच्चे, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे बेटा, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल क्या है बेटा? ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन किसका बेटा? सॉलिड एंड लिक्विड का. मसलन हमने बात की थी बेटा लास्ट टाइम, अगर आप किसी सॉलिड को हीट करें, सॉलिड को अगर आप हीट करें तो ये सॉलिड जो है ये कहां पे जाएगा बेटा? लिक्विड में जाना चाहिए था, लेकिन ये डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाएगा. ये कहां पे जाएगा बेटा? ये सबसे पहले एक और फेस में मूव कर जाएंगे, एक और फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. उस फेस को हम बेसिकली कहते हैं लिक्विड फेस, या सॉरी लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है बच्चे. लिक्विड क्रिस्टल वो इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. डबल मेल्टिंग पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं बेटा. ठीक है बच्चे, तो यहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों के दरमियान को एग्जिस्ट करे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? लिक्विड क्रिस्टल कहेंगे. वेरी फर्स्ट टाइम लिक्विड क्रिस्टल वाज आइडेंटिफाइड बाय अ बॉटनिस्ट. एक बॉटनिस्ट था 1888 में, जिसका नाम था बेटा फ्रेडरिक रेनिट्जर. फ्रेडरिक रेनिट्जर वाज द नेम ऑफ द बॉटनिस्ट जिसने सबसे पहले इस फिनोमेना को आइडेंटिफाई किया था लिक्विड क्रिस्टल का. उसने क्या किया बेटा? क्या किया था बेटा? ही वाज डूइंग समथिंग विद क्रिस्टल लाइक, जिसका नाम था कंपाउंड का कोलेस्टेरॉल बेंजोएट. कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के साथ वो कुछ काम कर रहा था, उसको हीट कर रहा था. तो उसने क्या देखा बेटा? जब कोलेस्टेरॉल बेंजोएट को अगर आप हीट करते जाए और अगर ये 145 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचे, तो ये जो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट है ये किस फॉर्म में जा रहा था बेटा? ये कन्वर्ट हो रहा था मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था. जब उसने इसको मजीद हीट किया और ये टेम्परेचर पहुंचा 179 डिग्री सेल्सियस पे, 179 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचा तो उसने क्या देखा बेटा? उसने ये देखा कि ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था. मीन टू से कि भाई डबल मेल्टिंग पॉइंट हो गया. नहीं बेटा, डेट्स वाले एमसीक्यूज में नहीं आते. डेट्स को आपने याद नहीं रखना, आपने इस नाम को याद रखना है. लिक्विड क्रिस्टल को किसने दिया था? रेनिट्जर ने. और जो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग पॉइंट ही आपने याद रखनी है. ठीक है, तो डबल मेल्टिंग पॉइंट आ गए. एक मेल्टिंग पॉइंट जिसमें 145 डिग्री से शो हो रहा है और एक 179 शो हो रहा है. जब इसने हीटिंग के बाद इसको दोबारा फ्रीज करना शुरू कर दिया, इस प्रोसेस को रिवर्स करना शुरू किया, तो सेम प्रोसेस उसने देखा कि 179 से 145 पे गया तो मिल्की हो गया और यहां से आ गया तो सॉलिड फॉर्म में चला गया. ठीक है बच्चे, तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बेटा लिक्विड क्रिस्टल. क्या कहते हैं बेटा इसको? लिक्विड क्रिस्टल. याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होती है बेटा और सॉलिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है बच्चे, इसके बाद जो लिक्विड क्रिस्टल है इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिस्कस करना है बेटा वो यह है इसकी कुछ एप्लीकेशंस है. कुछ टाइप्स की बात भी उन्होंने किया हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स के डिफरेंट टाइप्स भी है. नंबर 1 हमारे पास है न्यूमेटिक, सोमैटिक और कोलेस्ट्रिक. ये डिफरेंट टाइप है. जैसे आपने नाम याद रखने बेटा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड क्रिस्टल्स देंगे. ठीक है बच्चे, अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस है जिसको हमने यहां पे स्लाइडली देखना है बेटा. एप्लीकेशंस में याद रखिएगा कि हम बेटा जब आपके पास रूम टेम्परेचर आ गया, शुरू में टेम्परेचर क्या था? 25 था या 30 डिग्री सेल्सियस था रूम टेम्परेचर था. तब वो कोलेस्टेरॉल बेंजोएट सॉलिड फॉर्म में था 25 से 30 रूम टेम्परेचर पे. जब उसने टेम्परेचर इंक्रीज करता गया 145 पे पहुंचा तो मिल्की लिक्विड हो गया और जब 179 पे पहुंचा तो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. ठीक है बच्चे, एप्लीकेशंस में याद रखिएगा इस लिक्विड क्रिस्टल को हम टेम्परेचर सेंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा.
टेम्परेचर सेंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर में क्या होगा बेटा, याद रखिएगा जी, टेम्परेचर सेंसर में बेसिकली ये होता है बेटा कि मैं इसको जरा थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करके जाऊंगा कि आप इसको इन टेम्परेचर सेंसर में इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं यहां पे कि लेट एज्यूम कि आपके पास यहां पे लेट सपोज कि एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉडी शो कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल इस बॉडी के अंदर ट्यूमर्स है, ट्यूमर। अब ट्यूमर आपको पता है कैंसरस सेल्स होती है बेटा, दीज आर द कैंसरस सेल जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से बनता है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सपोज यहां पे मेरे पास एक ट्यूमर है, यहां पे एक मेरे पास ट्यूमर है। एक बात याद रखिएगा, जो ट्यूमरस सेल है, जो कैंसरस सेल है, उसका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उसका टेम्परेचर बॉडी से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है बच्चे, आपके पास एक तो ट्यूमर है, उस ट्यूमर का टेम्परेचर, सर ये बेटा मैंने आपको यही कहा है ना कि बेटा न्यूमेटिक, सोमैटिक और कोलेस्ट्रिक बेसिकली टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है जो किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल से मिलके वो लिक्विड क्रिस्टल बना है, उस बेस पे हमने क्या किया, उसको डिफरेंट उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पे हमने टाइप्स की बात यहां पे की है। तो हमारे पास न्यूमेटिक, सोमैटिक और कोलेस्ट्रिक 3 टाइप्स के लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं बेटा, यहां पे देखिए टेम्परेचर सेंसर में क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल इस बॉडी के अंदर ट्यूमरस सेल है 2, फॉर एग्जांपल एक यहां पे और एक यहां पे है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल है? ठीक है ना बेटा, डायग्नोस कैसे करेंगे डॉक्टर्स? तो बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर हम लिक्विड क्रिस्टल को पेस्ट कर देते हैं इस तरह। इसके ऊपर जब आप मल लेंगे, पेस्ट कर देंगे, जब आप उसको पेस्ट कर देंगे तो बेटा याद रखिएगा कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो पॉइंट ग्लो करना शुरू कर देंगे, कलर फॉर्म में वो चमकना शुरू कर देंगे, ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो जो डॉक्टर है या जो डायग्नोस्टिक जो बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई इस पॉइंट पे कैंसर या इस पॉइंट पे ट्यूमर सेल मौजूद है। तो टेम्परेचर को उसने सेंस करके वो अपना कलर चेंज कर दिया, अपने एक खास स्पेसिफिक। इस तरह आपने देखा होगा बेटा, आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप में से अल्लाह न करे कोई किसी को टेम्परेचर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके इस माथे के ऊपर कोई पट्टी रख देते हैं। वो पट्टी बेसिकली उसके अंदर होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, जो स्लाइड आपके पास छोटे से वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बुखार वगैरह। तो वो आपको कहते हैं आपको 102 का बुखार हो गया, 103 का बुखार है, 104 का बुखार है, जो भी है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर है वो कैसे पता चलेगा, इस लिक्विड क्रिस्टल से पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सारी इसके अंदर एप्लीकेशन है। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम कैंसरस सेल को डायग्नोस करते हैं, इस प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी, ठीक है बेटा। और ये ज्यादातर चेस्ट कैंसर के लिए सबसे ज्यादा फ्रूट है, सबसे ज्यादा आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं चेस्ट कैंसर को। तो जिसके अंदर ट्यूमरस सेल है उसको यहां से हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा याद रखिएगा, आपके जितने भी एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देखे ना एलसीडी, आजकल तो ये तो बड़ा नाम है बेटा, आपको पता है सबके सामने एलसीडी लगा हुआ है। तो ये एलसीडी अभी भी मेरे सामने जो यहाँ पे सिस्टम है, उसकी भी जो स्क्रीन है वो भी बेसिकली एलसीडी ही है। अब एलसीडी का एलसीडी है किसे कहते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वगैरह भी जो है इसी लिक्विड क्रिस्टल की एक तरह से एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है। आपके मोबाइल स्क्रीन, जितने भी मोबाइल है, डिजिटल कैमरास है, जिस तरह आपके पास जो है डिजिटल कैलकुलेटर्स है, लैपटॉप्स है, ये तमाम के तमाम, इन तमाम के अंदर लिक्विड क्रिस्टल हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। वेपर प्रेशर में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आप मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, ठीक है ना। जब मैं पढ़ा रहा था तो आप कहां पहुंचा हुआ था, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बच्चे के लिए पूरा वो टॉपिक दोबारा यहाँ पे रिपीट करता रहा हूँ, बहुत सारे मैंने रेस भी कर दिया है। आप बाद में बैठ के अब उस लेक्चर को दोबारा जो है एक दफा रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लेना, फिर आपको समझ आ जाएंगे। अगर ना समझ आए तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा मैसेंजर पे, ठीक है बच्चे। आप जब टॉपिक कहां से कहां पहुंच गया तो जो है आप उसी टॉपिक को लेके बैठा हुआ है। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर मैं तो कल पढ़ा चुका हूं। वेपर प्रेशर मैंने आज नहीं पढ़ाया, आज सिर्फ मैंने मेजरमेंट पढ़ाया है। वेपर प्रेशर को मैंने कल पढ़ा है, कल आपने मेरे ख्याल लेक्चर भी नहीं लिया होगा, मैं तो आपको पहली दफा देख रहा हूं साथ,
मैंने आपको पहली दफा देखा यहाँ पे, कल आपने लेक्चर नहीं लिया ना तो बेटा तो आपको कैसे पता चलेगा वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपके पास थर्मोमीटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट और भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, इसमें हम लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम आज का आपका लेक्चर स्टॉप कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर का टाइम खत्म हो गया बेटा। देखिए साथ बेटा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कल का लेक्चर नहीं सुना हुआ, तो फिर मैं आप मुझे एक बात बताए ना कि बाकी तमाम बच्चों ने कल का लेक्चर लिया है। ठीक है, अब आपकी रेगुलर क्लास तो नहीं है, ये इंट्रोटेस्ट की क्लास है। अगर मैं आपको वो कल का टॉपिक दोबारा यहाँ पे रिवाइज करता रहूं तो फिर आपने आगे नहीं पढ़ना, आपका आगे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना बेटा आपने। ये प्रॉब्लम बेसिकली है। तो आप ये हालांकि हमने कल पढ़ा है, वो आप कह रहे हैं कि आज रिपीट करें है। तो बेटा मैं सिर्फ एक सिंगल बच्चे के लिए बाकी तमाम बच्चों का टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे लेक्चर के बाद आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर दें, सर मुझे इस पॉइंट को जरा समझा दें, मैं आपको समझा दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है साथ बेटा, क्लियर हो गया ना बेटा ये पॉइंट कि आप जरा बाद में मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको समझा दूंगा, कहाँ जहां पे भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन कल का लेक्चर आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है बच्चे, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप वहां से भी सुन सकते हैं, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वहां से भी सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बाद में भी मैसेंजर पे मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको समझ आ गया बेटा? आज आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम यहां पे स्टॉप करेंगे बेटा। अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद कल हम न्यू टॉपिक के साथ हम आएंगे सॉलिड्स से। ठीक है बेटा, सॉलिड से हम जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और भी बहुत सारे हमारे टाइप्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सारे हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।